हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि बिलियन से संबंधित जो भी न्यूमेरिक क्वेश्चंस थे उनकी चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। और इस न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको दो क्वेश्चंस आपके लिए दिए हुए थे जिसको बखूबी आप लोगों ने सॉल्व किया और उसके आंसर भी मुझे मिले। तो उनमें से जो सबसे पहला आंसर आया था वो आशीष तिवारी जी का था। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को जो भी क्वेश्चंस को देखे हुए हैं, जो भी इस वीडियो को देखते हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन जो भी आपको दिया जा करे उसे हल जरूर किया कीजिए। अगर उसमें कुछ डाउट्स लगते हैं, कुछ भी अगर ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं तो उसका आंसर आपको उसी नंबर पर फिर से सेंड कर दिया जाता है, जिससे आपकी जो एक संदेह रहता है वो दूर हो जाता है। और हम लोग यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से अपनी समस्याओं को कुछ उसका निदान करने के लिए, यदि समस्याएं हमारी और बढ़ जाए तो चैनल से जुड़ने का कोई फायदा नहीं है फिर। ठीक है। और ये चैनल जो भी लोग देखते हैं, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड हैं, वो ये मान के चले कि इसमें बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन 5 नंबर के तो रखे रहते हैं। ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 5 नंबर आपके कंप्लीट हैं। साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रखे जाते हैं। जो भी बड़े एग्जाम्स होते हैं जैसे कि आईआईटी और नीट की बात अगर मैं करूं तो उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन इसमें जरूर मिल जाता है। तो आप लोगों को उसी स्तर पर अपनी तैयारी रखनी है और वीडियो को डेली देखा कीजिए। आप कल किसी कारणवश वीडियो आपका अपलोड नहीं हो सका और उसके लिए कहीं ना कहीं मेरी भी वहां कमियां हैं, क्योंकि अभी मेरे पास इतना बड़ा सिस्टम तो है नहीं कि मैं ब्रॉडबैंड और हाई स्पीड इंटरनेट यूज करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, तो कुछ सेवाएं ऐसी बाधित हो जाती हैं, तो उसके लिए सॉरी फॉर इनकन्वेंस। तो आज हम बात करेंगे इसमें बिलियन के कुछ अगले टॉपिक की, जिसमें पहला टॉपिक होगा आज का हमारा, वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का यहाँ पे जो मेन रिलेशन है वो सोल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर है, यानी कि विलेन का वाष्प दाब है। तो इसमें जो भी हम पहले बात करेंगे, पहले चर्चा करते हैं कि वाष्प दाब होता क्या है। ठीक है। और वाष्प दाब के बाद हम विलेन के वाष्प दाब की चर्चा आपसे करेंगे। तो आइए पहले बात करते हैं यहाँ पे वाष्प दाब की, यानी कि वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर वाष्प दाब जिसको आप बोलते हैं, सिंपल भाषा में आप इसको वीपी भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें। सबसे पहले वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसमें यह समझाना चाहता हूं कि जो इवेपोरेशन होता है, मतलब कि वाष्पीकरण, उसे भी हमें जानना जरूरी होगा, तभी हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले इसी से रिलेटेड है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जिसको आप वाष्पीकरण बोलते हैं। अब इस वाष्पीकरण को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करें, तो ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक आपका ओपन कंटेनर है और इस कंटेनर में आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स आपको दिए जा रहे हैं जो इसमें रखे गए हैं, इसके सरफेस में है, इसके बुल्क में भी है, और इसको हमने मान लिया कि ये ए पार्टिकल है, हमारा सब ए पार्टिकल है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो इसके बल्कि पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्थूल में होते हैं, स्थूल में रखे हुए पार्टिकल, इनपे कई तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है इस प्रकार से। ठीक है। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उनमें मूवमेंट कम होगा। ठीक है। और इसमें देखिए इस वाले जो उसकी सरफेस पर है उनमें केवल वन साइड फोर्स लग रहा है, वो भी नीचे की साइड में। तो जब नीचे की साइड में केवल फोर्स इसमें लग रहा है और इसमें सभी दिशाओं में, मतलब कि चारों दिशाओं में कह सकते हैं, तो इस प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि इनमें जो आपके पार्टिकल
इवरेट होंगे, वाष्पीकृत होंगे, वो सरफेस वाले होंगे। भाई यहाँ पे बल्की पार्टिकल है और ये इसके सरफेस के पार्टिकल है, तो सरफेस वाले जो पार्टिकल्स है वो जल्दी से इवेपोरेट होंगे, मतलब कि वाष्पीकृत होंगे। अब ये जल्दी से क्यों होंगे, इसके रीजन है। भाई जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं, ये वाले सरफेस पार्टिकल्स हैं और ये इसके बल्की पार्टिकल्स हैं, स्थूल बोलते हैं आप इनको, ठीक है। तो सरफेस पार्टिकल जो होगा हमारा, ये पहले यहां से वाष्पीकृत होगा। तो इसका रीजन क्या है कि पहले क्यों हो रहा है, तो आइए सबसे पहला रीजन इसका ये है कि सरफेस पर जो भी पार्टिकल हैं, मैंने बताया उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्लो, यानी कि बहुत ही लो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्लो है, यानी कि लो है, कम लगता है इससे, पहला ही है। दूसरा जो है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा होती है, वो अधिक होती है। काइनेटिक एनर्जी जो रहती है इस सरफेस वाले पार्टिकल की, वो ज्यादा होती है। वो कैसे, काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। ये इसके दो रीजन है, ये पॉइंट आपको नोट करने वाली है। जैसे क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया गया कि किसी भी एक ओपन वेसल हो या कोई भी वेसल हो, उनमें से सबसे पहले कौन से पार्टिकल इवेपोरेट होंगे, वाष्पीकृत होंगे, और क्यों? तो जो सरफेस के पार्टिकल्स होंगे, जो पृष्ठ पर उसके कण रहेंगे, वही केवल क्या होंगे, वहां से इवेपोरेट होंगे। तो क्यों होंगे उसका अगर रीजन पूछा जाए तो उसे बताना आपको यह है कि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो लो होता है, कम होता है। जो अन्य पार्टिकल्स रहते हैं उनकी अपेक्षा सरफेस के ऊपर से जो पार्टिकल्स रहते हैं उनमें जो आकर्षण बल होता है वो धीमा होता है, कम होता है। और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा उनकी ज्यादा होती है। भाई इनकी जो गतिज ऊर्जा है ज्यादा है, तभी तो ये नीचे से ऊपर पहुंचे, है ना। भाई अगर कोई भी चीज अगर आप कहा जाए कि किसी एग्जाम में 10 लोग अगर बैठ रहे हैं, ठीक, और 10 में से केवल आप जो हैं वो क्रॉस कर जा रहे हैं उसको, इस एग्जाम को फाइट कर जा रहा है, तो भाई आपकी गतिज ऊर्जा ज्यादा है या नहीं, बताइए, होगा ना। तो हुआ क्या यहाँ पे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गतिज ऊर्जा इसकी ज्यादा है तभी तो ये शीर्ष पे पहुंचा है। भाई आप में ज्यादा ऊर्जा थी, आप अगर अच्छी मेहनत किए हैं तभी आप एग्जाम को फाइट कर पाए ना। तो मतलब क्या हुआ कि इस पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, इसलिए इसको क्या करता, बोलता हुआ ऊपर पहुंच जाता, और यहां से पहुंचता है तो ये डिप्राइज हो जाता है, मतलब कि वाष्पीकृत हो जाता है। अब चूंकि ये कैसा है, ओपन वेसल है, जब ये खुला निकाय है, अब खुले निकाय में क्या होगा, इसका वाष्प जो रहेगा वो तो बाहर निकल जाएगा, और जब वाष्प बाहर निकल जाएगा तो इसके अमाउंट में, जो भी आपका लिक्विड है उसके अमाउंट जो होंगे, उसके जो वेट होंगे वो कम हो जाएंगे ओपन वेसल में, ठीक। ओपन वेसल में जो भी आपने यहाँ पे लिक्विड रखा हुआ है उसका अमाउंट जो होगा, उसके जो वेट होंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वापस आ नहीं रहे, बाहर चले जा रहे। इसका मतलब मैं इसमें किसी भी प्रेशर की बात नहीं कर सकता हूं, यानी कि इसमें जो वेपर हमारा बाहर निकल जा रहा है, यानी कि स्किप हो जा रहा है, वो क्या है, समाप्त हो गया, जिससे इसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो बातें यहां पे एक चीज ये कंफर्म हो रही है कि हमें जो वाष्प दाब क्या करना है अगर, तो उसके लिए हमें क्लोज वेसल चाहिए, यानी सबसे पहले कंपल्सरी तो ये है कि उनमें क्या होना चाहिए, बंद पात्र होना चाहिए। ओपन अर्थात खुले हुए निकाय में हम इसकी बातें नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं पहले इसमें कि जो हमारे क्लोज पार्टिकल, जो क्लोज वेसल होंगे उनमें कैसे ये वर्क करेगा, ठीक है। तो फिर हम आगे चर्चा करेंगे आपसे। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही, इसको नोट किया सभी ने। अब देखिए इसमें देखिए, जो आपका अगर एक क्लोज, हम एक बंद पात्र लेते हैं और इस बंद पात्र में हमने पार्टिकल रखे हुए, उसी तरह के पार्टिकल्स जो आपको पीछे बताएगा।
तो भाई देखो, जब इसमें वही कंडीशन रहेगी तो ये क्या होंगे, ये भी इम्यूलेट होंगे। और जब ये इस पात्र की दीवार से टकराएंगे, यानी कि पहले ये लिक्विड आपका गैस में, इसमें गैस में, इस वाष्प में परिवर्तित हो गया, कुछ क्षण बाद क्या होगा, ये यहां पे किसमें गया, गैस में गया, और ये फिर यहां पे क्या हुआ, आगे द्रव में। मतलब एक प्रक्रिया यहाँ पे इवेपोराइजेशन की हुई और यहां पर जो है वो कंडेंस हो गई, कंडेंसेशन की हो गई। तो स्थिति क्या हुई, लिक्विड से गैस बन गया, मतलब कि वेपर के रूप में, और गैस से लिक्विड बन गया। तब तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पे इक्विलिब्रियम केस बन गया। हाँ सही है, इसमें इक्विलिब्रियम ही केस बनता है, यानी कि साम्य अवस्था ही इससे बनती है। और जो साम्य अवस्था इसमें बन जा रही है आपकी, साम्य अवस्था आपकी जब इसमें बन जा रही है, तो आपको ये पता है कि जो भी एक हमारा साम्य अवस्था की स्थिति आती है, जो कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो किस में रहता है, एक बंद पात्र में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये बंद पात्र में आपने दिखाया कि हाँ जो यहाँ पे दिखाया जाएगा, यानी कि इवेपोराइजेशन जो होगा वो हम अगर दिखाते हैं, जहां पे हम वेपर प्रेशर की आपसे चर्चा करेंगे, उसके लिए कंपलसरी है एक क्लोज्ड वेसल की, एक बंद पात्र की, बंद पात्र की। ठीक, पहली चीज। दूसरी हमें यह देखना है कि पहले चलो यहां से प्रेशर जो निकल रहा है, अब ये प्रेशर किसके ऊपर लगा रहा है, इस लिक्विड के सरफेस पे, उसकी सतह पर। तो कहा यह जाता है कि किसी द्रव के वाष्प के द्वारा, मतलब जो वाष्प होगा वो किसी न किसी द्रव के ही द्वारा होंगे, तो किसी किसी द्रव के वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। ठीक, मतलब किसी वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। बात क्लियर हुई? अब देखिए, जब ये वाष्प दाब आपको पता चल गया, अब वाष्प दाब को जो फैक्टर हैं, इसे जो ऐसे कारक हैं जो इसे प्रभावित कर सकते हैं, तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले दो कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से दो कारक हैं। देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं कि जिस पात्र की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, उसमें उसके साइज या उसकी जो कहे जाए पार्टिकल्स के साइज हैं, या पात्र का जो भी शेप है या उसकी जो साइज है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो भी पात्र का आकार है, उसकी आकृति है, उसके ऊपर वेपर प्रेशर निर्भर नहीं करता। ये बातें दिमाग में अच्छे से फिट होनी चाहिए। ठीक, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ऐसा नहीं गिलास में आ गया या एक बड़े से किसी भगोने में आ गया या किसी अन्य पात्र में आ गया, तो ऐसा नहीं है कि उसमें उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। नहीं भाई, अगर पात्र बड़ा हो रहा है तो पार्टिकल बड़े होंगे ना, सरफेस भी तो बड़ा होगा। तो फिर हमें यहाँ पे यूनिट पार्टिकल्स की बात बताई जा रही है उसके द्वारा, इसलिए उसके आकार और आकृति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। दूसरा जो फैक्टर हमारा है, दूसरा जो फैक्टर है वो ये है इसका टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर अगर हम इसका बढ़ा रहे हैं, तो जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि भाई अधिक संख्या में आप प्रेशर वाष्प निकलेंगे तो अधिक संख्या में आप दाब लगाएंगे। ठीक, मतलब टेम्परेचर यदि आप बढ़ा रहे हैं तो वाष्प दाब बढ़ता है। ठीक है, फिर अगला जो आता है इसका, वो है उस पार्टिकल के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो पार्टिकल का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। खुद ही सोच लीजिए, जैसे अगर चार लोग हैं और चार लोग किसी एक अकेले को मान लीजिए धुनाई कर रहे हैं बढ़िया से, तो क्या अकेला जीत पाएगा? नहीं, क्योंकि उससे फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो ये नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई जितना ज्यादा उसमें फोर्स रखेंगे आप, फोर्स जितना ज्यादा रखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा हो, ज्यादा पकड़े रहेंगे, तो उतना ज्यादा इवेल्यूट नहीं हो पाएगा, मतलब विब्रेट नहीं हो पाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर उतना ही लो होगा। मतलब वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके?
फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के। ठीक, बातें समझ में आ रही है कि अगर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा है तो यहां पर वेपर प्रेशर जो होगा उसका लो होगा ना। अब आगे अगर मैं बात करूं यहां पे कि जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, जैसे मान लीजिए अगर हम इसके एग्जांपल्स की चर्चा भी बाद में कर लेते हैं, और इससे पहले इतने कारक आप ध्यान रखिए। ठीक, अब जो पिछले क्वेश्चन का जो आंसर था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा इस पे इसी पे ब्रेक करता हूं, और पिछले जो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिए थे उसका आंसर मैं इस वीडियो के लास्ट में टैग करूंगा, और आप लोग उसको जरूर देखिएगा। आपने जो सॉल्व किया था उसका सोल्यूशन, जो भेजा जा रहा है उसका सोल्यूशन, जो कि बताया मैंने आपको कि आशीष तिवारी जी द्वारा इसको सॉल्व किया गया था। और साथ ही साथ आप इस चैनल में जितने लोग भी जुड़े हैं उनसे यही कहा जा रहा है कि आपकी जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हुआ करें उनमें आप इसको शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक करवाइए, खुद भी कीजिए, लोगों से करवाइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अधिक से अधिक, ताकि मैं इस पे लाइव क्लासेस चला सकूं और आपकी जो भी डाउट्स हैं उसे मैं क्लियर कर सकूं। ठीक, धन्यवाद।